वोट की कीमत क्या होती है आप इस बात से अंदाजा लगा लो। अभी आजमगढ़ का लोकसभा का चुनाव लड़के आए हो, 2200 बूथों की लोकसभा थी और हमारे हिसाब से 5,500 से और सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 8,500 वोटों से चुनाव केवल हारे हैं। तो आप सोचो, अगर केवल एक बूथ पर हमने 4 वोट और ले लिए होते तो आपके भाई आज आजमगढ़ से भी झंडा समाजवादियों को बुलंद करके आया होगा। वहीं अगर बदायूं लोकसभा की बात कर लो, 19 के चुनाव में वहां भी तकरीबन 21-2200 बूथों पर आप चुनाव लड़ रहे थे और केवल 18,000 वोटों से हारे थे। उसमें भी 8,000 की बेईमानी थी। अगर आप सोच लो कि 8 से 9 बूथ अगर आप वोट एक बूथ पर आपने बढ़ा दिए होते तो बदायूं का भी चुनाव आप किसी कीमत पर नहीं हारे हो। इसलिए वोट की कीमत को हमें और आपको समझना पड़ेगा और वोट लगातार काटने के षड्यंत्र चल रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मेरे जो प्रधान और बीडीसी के या जिला पंचायत सदस्य के जो उम्मीदवार हमारे रहे होंगे उनके पास प्रधानी का भी लिस्ट होगी, बीडीसी में और जिला पंचायत में जो वोट थे उसकी लिस्ट होगी और विधायक जी के चुनाव में जो विधानसभा में वोट लिस्ट थी वो लिस्ट भी होगी और नहीं हो तो विधायक जी उपलब्ध करा देंगे गांव-गांव। और आप अंतर देख लो कितने वोट काटे गए हैं तो आप देखोगे शायद कोई बूथ ऐसा होगा जहां 150 वोटों की कटाई न कर दी गई हो। आप सोचो 475 वोट और हर बूथ पर 150 में काट दिए तो हर विधानसभा में आपका कितना बड़ा नुकसान किया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी वाले इसी षड्यंत्र से ये नहीं चुनाव जीत सकते ईमानदारी से और ये विधानसभा का चुनाव भी बेईमानी से जीते हैं। तकरीबन 32 जगह पे तो समाजवादियों नौजवानों ने पकड़ा था। बैलेट पेपर और ईवीएम बदलने की तो प्रयास हुए, याद करो कितनी जगह बदला गया था, कितनी जगह समाजवादी लोगों ने पकड़ा था। ये तो वो संख्या है जो हम लोगों ने पकड़ी थी और वो सोचो कि जो हम लोग पकड़ भी नहीं पाए थे क्या संख्या रही होगी। गुलनौर का भी जो हमारा जो था जो स्ट्रॉन्ग रूम बना था लोकसभा के चुनाव में 19 वाले में, उसमें भी तोता घुस गया था। पता घुस गया था कि घुस गया था? तो वो तोते यूं ही नहीं घुसे होंगे, उन तोतों के साथ साथ कौन अंदर और घुसा होगा, कौन बाहर आया होगा, क्या चीजें अंदर कर दी गई होगी, क्या चीजें बाहर निकालनी होगी, इसकी कल्पना आप लोग कर सकते हो। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बेईमानी से चुनाव जीतना चाहते हैं और जीतने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ जगह सफल हुए हैं और इनकी बेईमानी को कोई रोकेगा तो प्रदेश की जनता या देश की जनता रोकने वाली है, दूसरा कोई नहीं। सोचो ये बीजेपी के लोग कैसे लोग हैं, बयान देते हैं, भाषण देते हैं कि देश नहीं बिकने दूंगा। अभी कल ही एक कार्टून निकला कि देश की रेल इंडस्ट्री, पेट्रोलियम की जितनी कंपनियां भारत पेट्रोलियम से लेके आईओसी तक तमाम कंपनियां बेच मारी। देश के अधिकांश हवाई अड्डे बिक गए, बंदरगाह भी बिक गए, रेलवे भी बिक गया, संचार भी बिक गया, सड़कें भी बिक रही हैं। कोई चीज ऐसी नहीं, अब तो बीमा और बैंकें भी बेचने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। ये जिम्मेदारी हमारी समाजवादी साथियों हमारी आपकी है कि प्रदेश की देश की जनता के बीच इन सवालों को लेके जाना है। जो लोग भाषण देते थे देश नहीं बिकने दूंगा, वो देश में कोई चीज बेचने से छोड़ नहीं रहे। कार्टून निकला कर देगा। अब तो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों में हमारे देश की आन बान और शान तिरंगा के बेचने की भी दुकानें भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लगा दी। आप सोचो ये व्यापारी लोग क्या क्या बेचने पे तुले हैं। हमारे शहीदों की शहादत को, हमारे शहीदों की कुर्बानियों को, हमारे देश में जो स्वतंत्रता सेनानी हैं
उन सेनानियों की जो कुर्बानियों, जो सपने रहे हमारे राष्ट्र को निर्माण करने में, देश को बनाने में, सोचो उन सपनों पर कैसा कुठाराघात ये बीजेपी के लोग कर रहे हैं। ये चुनौतियां हैं समाजवादी साथियों देश के सामने, और इन चुनौतियों से कोई लड़ सकता है तो कम से कम उत्तर प्रदेश के गंगा जमुना के मैदान में तो केवल और केवल हम समाजवादी लड़ सकते हैं, बाकी कोई लड़ने को तैयार नहीं है। लोग पिछड़ू बन गए हैं, दूसरे लोग सोधान सामने हैं। बताओ रामपुर में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार न देने से भाजपा को फायदा हो रहा था, तो रामपुर में उम्मीदवार नहीं उतारा जाता है। और आजमगढ़ में बहुजन समाज पार्टी के एक वर्ग विशेष के उम्मीदवार को देने से भाजपा का फायदा हो रहा था, तो आजमगढ़ के अंदर वो काम भी किया गया। तो सोचो ये पिछड़ू लोग लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, ये लड़ाई कोई लड़ेगा तो समाजवादी लोग ही लड़ सकते हैं। और जब समाजवादी लोग लड़ने को करते हैं तो चाहे आजादी का आंदोलन हो, चाहे देश की इमरजेंसी का सवाल हो, हर सवाल पर अगर कोई मजबूती से लड़ा है तो हमारे समाजवादी लोगों ने, हमारे पुरखों ने लड़ने का काम किया। तो जहां हमारे पुरखों ने इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयों को लड़ा हो, जीता हो, वही नौजवान साथियों, समाजवादी नौजवानों, आज हमारे आपके ऊपर जिम्मेदारी है। और जब जिम्मेदारी है देश की बेरोजगारी से लड़ने का, सोचो क्या भाषण दे रहे थे ये बीजेपी के लोग 2014 से लगातार क्या कह रहे थे, हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। बाबा जी आए 17 में कहने लगे 70 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। फिर 19 में आए तो कुछ और कहने लगे, 22 में आए तो कुछ और कहने लगे। आप सोचो कहां है इनके रोजगार। और ये मीडिया के लोग 14 से लेके 17, 19, 22 तक के जो वादे थे, उन वादों पर, उन सवालों पर भी मीडिया के लोग भाजपा से सवाल नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी बिहार में 3 दिन पहले जब गठबंधन की सरकार बनी तो मीडिया ने सबसे पहला सवाल वही किया जो तेजस्वी जी ने उस समय वहां के घोषणा पत्र में किया था। तो सोचो ये लोग भी किस रास्ते पे देश को ले जाना चाहते हैं। नहीं सवाल महंगाई पे कर रहे हैं मीडिया के लोग, बीजेपी के लोगों से नहीं सवाल कर रहे हैं महंगाई पर, न कर रहे हैं बेरोजगारी पर, न कर रहे हैं देश के आने वाले स्थान पर, न कर रहे हैं देश की अर्थव्यवस्था पर। इसलिए मैं आज इस मौके पर कहना चाहता हूँ समाजवादी साथियों और मेरे बुजुर्गों को, जो लोग चुनौतियां झेले हैं उनको एहसास होगा। लेकिन नौजवान साथियों, हमारे आपके ऊपर, हम लोगों के कंधों पर जो हमारा आपका नेतृत्व भी नौजवान है आदरणीय अखिलेश जी के रूप में, हम नौजवानों के कंधे पर देश की बहुत महत्वपूर्ण और एक बहुत बड़ी लड़ाई हम लोगों के कंधे पे है नौजवान, और वो हम लोग जीतेंगे, जनता का आशीर्वाद लेके ही जीतेंगे। इसलिए हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जनता के भी जितना चले जाएंगे, जितनी सच्चाई से जनता को अवगत कराएंगे, जनता उतनी ही मजबूती के साथ हमें और आपको सहयोग और समर्थन देने का काम करेगी।